नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BK अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपीएससी के लिए, और इसमें हमने देख लेते टेस्ट 2, यानी कि टेस्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और टेस्ट 2 में हम देख रहे थे, जिसमें टेस्ट 2 में भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख रहे थे। अभी पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमने पार्ट 2 जो है ये टेस्ट 2 का पॉलिटी का, ये हम देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, 1 से 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे टेस्ट 1 टेस्ट 2 के। ठीक, इन तीनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो देखने में। देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिशें की हैं। किसके संदर्भ में पूछा गया है? केंद्र राज्य के संबंध में। पहली है खुसरो समिति, दूसरी है राजमन्नार समिति, तीसरी है पुंछी आयोग, और चौथा है सरकारी आयोग। तो राजमन्नार समिति और ये तो खुसरो समिति जो है ये है कृषि से संबंधित। ठीक है, कृषि से संबंधित है। कृषि की जो समीक्षा की जानी थी उसके लिए जानी जाती है ये। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण ऋणों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ये समिति जानी जाती है खुसरो समिति। कब आई थी? 1989 में आई थी। 1989 में आई थी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि केंद्र राज्य के संदर्भ में पूछा गया है। तो सेकंड है राजमन्नार आयोग, केंद्र राज्य से संबंधित है। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य से, और सरकारी आयोग भी। तो ये 3 है, 2, 3, 4। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। ठीक है, अब यदि बात करें हम राजमन्नार आयोग की, तो ये कब आया था राजमन्नार आयोग? 1900 कब आया था? राजमन्नार आयोग जो आया था वो आया था 1969 में। 1969 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि केंद्र राज्य के संदर्भ में, केंद्र राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, अब बात करें पुंछी आयोग की। पुंछी आयोग आया था 2007 में। ठीक है, अब बात करते हैं सरकारी आयोग की। सरकारी आयोग जो आया था 1983 में आया था। 1983 में आया था। इसने ये 3 सदस्यीय आयोग था। सरकारी आयोग जो था वो 3 सदस्यीय आयोग था। इसने जो है सहकारी संघवाद पर बल दिया था, और इसमें कहा गया था एक सशक्त केंद्र का अर्थ क्या होता है? शक्तियों के केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसमें सरकारी आयोग में ये कहा गया था। ठीक है, यदि बात करें हम पुंछी आयोग की, पुंछी आयोग जो है 2010 में इसने सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, इनको जो है उसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे कि क्रम में पूछ लेता है, तो क्रम भी ध्यान रखना है इनका। ठीक है, चलिए 51 हो गया हमारा। 52वां क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था? थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। बताइए कौन सी का किया गया था? इसमें होगा आपका अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो आई थी 1977 में आई थी। 1977 में आई थी। इससे पहले एक और आई थी बलवंत राय मेहता समिति। वो कब आई थी? 1957 में आई थी। 1957 में बलवंत राय आई थी। ठीक है, 1977 में। अब बात करें GV राव की। GV राव कब आई थी? 1985 में आई थी। 1985 में हैं सब ऐसे पंचायती राज से ही संबंधित। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पूछा गया गठन। अब यदि बात करें LM सिंघवी समिति की, तो ये कब आई थी? 1986 में आई थी। 1986 में आई थी। बात करें थुंगन समिति की, ये कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है,
और एक जैसे हमने बताया बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। यदि ऑप्शन में ये होता तो सबसे पहले इसी का गठन किया गया होता 1957 में। ठीक है। एक है गाडगिल समिति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ या सारी समितियाँ उस पंचायती राज से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा ही। ठीक, इससे संबंधित यदि एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था और एक 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, तो ये दोनों संविधान संशोधन भी ध्यान रखने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान न्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं। फर्स्ट है। और सेकंड कह रहा है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, भारत के महान न्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने भाग लेने का अधिकार है संयुक्त बैठक के दौरान भी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं है जो एक मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वो 6 माह के अंदर सदस्य बन जाता है तो वो भाग ले सकता है कार्यवाही में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका डी, दोनों में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सेकंड है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है। कौन सा राइट होगा? तो ये 14 दिन के भीतर तो नहीं है, ये है 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर बताना होगा। ठीक, ये तो हो जाएगा आपका गलत। अभी बचा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया, ये सही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, जो कि उसे 10 दिनों के भीतर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। अन्यथा क्या होता है, 10 दिन के भीतर नहीं बताया गया तो उसकी राज्यसभा से सीट रिक्त हो जाएगी, स्वतः रिक्त हो जाएगी। ठीक है, स्वतः रिक्त हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने हैं। ठीक, ये किसी में कहा गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है, 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक ईस्ट, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सूर्य भी बोलेंगे, यानी कृत्रिम सूर्य। क्या बोलेंगे? कृत्रिम सूर्य भी बोला जाता है। अब बताइए, कृत्रिम सूर्य पर किसने कार्य किया है अभी तक? तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है चीन होगा इसमें, ऑप्शन होगा डी राइट। और इसमें क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है कितना माना गया है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर। यदि बात करें इसका जो परिचालन है, कब से शुरू किया गया था, ये परिचालन जो हुआ था, चीन ने जो परिचालन किया तो वो किया था 2006 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य को ऊर्जा प्रदान करने वाली जो प्रक्रिया है
उसकी नकल करके परमाणु संलयन तकनीक पर अध्ययन और उसका विकास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सेकंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ये भारत के लोकलेखा पर भारित होते हैं। और थर्ड है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इनके जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? संसद को अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। ठीक। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये कह रहे केवल संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और ये कह रहा ये भारत के लोक लेखा पर भारित होते हैं। ये भारत की लोक लेखा पर भारित नहीं होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर? भारत की संचित निधि पर। इनके जो वेतन भत्ते हैं भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति, उपभोरा समिति और तनख्वाह समिति सभी संबंधित हैं किससे? केंद्र राज्य संबंधों में सुधारों से, पंचायती राज सुधारों से, न्यायिक सुधारों से या निर्वाचन सुधारों से? तो इसमें हो जाएगा आपका निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी कब आई थी? 1990 में आई थी। 1990 में आई थी। बोरा समिति की बात करें तो 1993 में आई थी। 1993 में आई थी। तनख्वाह समिति की बात करें तो 2000 कब आई थी? 2010 में आई थी। ठीक है। दिनेश गोस्वामी का क्या कहना था? समिति में राजनीतिक दलों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान करने का इसने सुझाव दिया था। बात करें बोरा समिति की, इसने राजनीति के अपराधीकरण को और राजनेताओं को और नौकरशाहों के बीच जो गठजोड़ है उसकी समस्या का अध्ययन किया था। बात करें तनख्वाह समिति की, तनख्वाह समिति का उद्देश्य क्या था? निर्वाचन जो संबंधी कानून और निर्वाचन हैं उनके सुधारों के सभी पहलुओं पर विचार किया था। ठीक, तो ये इसमें हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट GEAPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, यह परोपकारी संगठनों, बहुपक्षीय संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है। सही बात है। इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 4 गीगाटन की कमी लाना है। ये भी सही है। ऑप्शन होंगे आपके दोनों सही। ऑप्शन होगा इसमें सी राइट। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गणतंत्रता और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसमें आपके हाँ दोनों ठीक होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए वीरता पुरस्कारों से संबंधित देखते हैं। वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद ही किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं और ये सैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है और ये सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाते हैं। ये तो आपका सही है, असैन्य वीरता पुरस्कार के लिए पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। ये रक्षा मंत्रालय के अंतिम स्वीकृति के बाद ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, ये भी गलत है आपका। ठीक है। चलिए अभी इसमें होगा आपका केवल 3 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये संविधानेतर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है, बताइए, कमेंट करिए। पहला सही है, संविधानेतर निकाय हैं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ये कह रहा है सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये जरूरी नहीं है, यदि प्रधानमंत्री ना हो तो उनके बाद, यदि प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री ना हो तब होने पर गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका केवल 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाली कोकबोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से, नागालैंड से, त्रिपुरा से या असम से? बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे यदि हम कोकबोरो की बात करें तो ये दो अर्थ हैं। कोक का मतलब क्या होता है? कोक का अर्थ होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। अब यदि बोरोक की बात करें तो उसका मतलब होता है लोग। बोरोक इसका मतलब होता है लोग या व्यक्ति। ठीक है, यह एक क्या है? चीनी तिब्बती भाषा है। चीनी तिब्बती। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में इस 400 वर्ष पुरानी शिल्पकला को प्रदर्शित किया गया। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने, किस खिलौने का वर्णन किया गया है? कोंडापल्ली खिलौने, निर्मल खिलौने या एटिकोप्पाका खिलौने, तंजावुर की गुड़िया? बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका एटिकोप्पाका खिलौने। ऑप्शन होगा आपका सी। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं? उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त है, ये भी नहीं है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये होगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऐसा होता है सत्र के दौरान या सत्र की शुरुआत में 40 दिन पहले या सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सत्र की समाप्ति से 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? संसद सदस्य की अर्हता यानी कि योग्यता, तो ये तो आपका है, लेकिन इसमें पूछा गया नहीं। मतदाताओं की योग्यता, मतदाताओं की अर्हता, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सही है। राजनीतिक दलों का निबंधन, ये भी है, और ये आपका चुनावी अपराध भी है, लेकिन ये मतदाताओं की योग्यता या अर्हता ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रस्तावों के पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? कौन सा सही होगा इसमें?
देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव की निंदा हो सकती है, निंदा प्रस्ताव की भी हो सकती है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की निंदा नहीं हो सकती मंत्री के द्वारा। ठीक। इस विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है, किसी मंत्री द्वारा संसदीय जो विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित होता है और किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है। और उद्देश्य संबंधित मंत्री की इसमें निंदा करनी होती है। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, किसी व्यक्ति या मंत्रियों के समूह को या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध पेश किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नगर क्षेत्रीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी निकाय है, शहरी स्थानीय निकाय है। इसे संबंधित राज्य में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन 1 भी और ऑप्शन 2 भी। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। नहीं, निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है। अब ये कह रहा है धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है और विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो ये दोनों आपके गलत हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, केवल एक। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन का निर्वाचक होना पड़ता है। नहीं, ये आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन केवल एक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। सेकंड है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। बताइए इसमें कौन सा राइट होगा? अच्छा, ये पूछ रहा है सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है? इसमें यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं, ऐसे विचार के पश्चात या पश्चात नहीं, पूर्व भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका 2 था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। अब ये कह रहा है संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार है। उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। और थर्ड है, राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं। क्या क्या ऑप्शन है? केवल 1, केवल 2 और सब तीनों और कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा? देखिए, संवैधानिक उपबंधों सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने के पास उनके पास अंतिम अधिकार है। ठीक है। उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल रूप से कार्य करते हैं। ये भी ठीक है। अभी कह रहे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। ये गलत है आपका। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2, यानी कि केवल 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये जो दिया गया है 10वीं अनुसूची, इसमें 52वें एक्ट में दिया गया है, 52वां एक्ट अधिनियम यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। ठीक है, इसके लिए प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तों पर विचार कीजिए। उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, सही बात है। और ये कह रहा उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब जब विधानसभा में कह रहा है तो विधानसभा में कितनी आयु होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, जबकि यहाँ विधान परिषद होता तब ये वाला ऑप्शन सही बैठता, लेकिन अभी गलत हो जाएगा। ऑप्शन है केवल 1। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 तक हो गए हैं, 71 देखते हैं। 71 में, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है, और उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता है, और उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार में भूमि या भवन प्राप्त होता है। तीनों ठीक है। ऑप्शन होगा आपका कौन सा, सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल हैं? राज्यपाल, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य और राज्य के महाधिवक्ता। तो कौन कौन से होंगे? राज्यपाल नहीं होगा, राज्यपाल को निकाल दो। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन बचे? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या किया गया, राज्यों की सीटों का बंटवारा किया गया, राज्यसभा की सीटों का। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य जो लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ठीक, ये भी गलत है। अब ये कह रहा है किसी विशेष राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC का पुनर्गठन किया है। AEC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। AEC की स्थापना पहली बार 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और आयोग में इसकी कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। तीनों ठीक हैं। और ये परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें आपके दोनों सही होंगे। संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया है। अब यहाँ संविधान होता तो गलत हो जाता, ठीक है, जबकि संसद ने किया है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी कह रहा है इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष। अब इसके 1/3 सदस्य पूछ रहा है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
ये ठीक है। अब यहाँ से सदस्य हटा दिया जाए और यहाँ पर राज्यसभा ऐसा कुछ लिख दिया जाए, राज्यसभा का कार्यकाल इतना होता है इस तरीके से, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, सदस्य को अभी सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। पहली जो राज्यसभा जो थी, इसका जो पहली बार गठन किया गया था तब 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था। और इसके बारे में एक ध्यान में रखें, इसका विघटन नहीं होता, ये एक स्थायी संस्था है। ठीक, निरंतर चलने वाली संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? ये भी देखिए, कृषि है, भूमि सुधार का कार्यान्वयन ये भी है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा ये भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी है। ये तो आपके हैं 3 और 4, लेकिन विवाह और विवाह विच्छेद जो है ये किसका है? ये है आपका समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची किस में आती है? 7वीं अनुसूची में आती है, जिसमें तीनों अनुसूची आती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये उसका विषय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और यदि बात की जाए इसमें कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो 29 विषय हैं। ठीक, चलिए ये 29 विषयों की में से ही कुछ पॉइंट उठा के रख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकती। सही बात है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है? अब यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य मध्यम भार उठाने वाला 2 चरणीय रॉकेट है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा परिकल्पित किया गया है। गलत है। ठीक, 3D नासा का 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट का इंजन है, ये भी नहीं है। ये कह रहा है यह एक आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य उच्च भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है। ये आपका ठीक है, ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। और सेकंड है, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, राइट होगा, सेकंड। ठीक है, और ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक और नियंत्रण में कार्य करते हैं, रक्षा मंत्रालय के। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे कि यहाँ गृह मंत्रालय दे दिया, तो यहाँ रक्षा मंत्रालय होगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, छावनी बोर्ड जो बनाए जाते हैं सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए गठित किए जाते हैं, छावनी बोर्ड। ठीक है, और 2006 के अधिनियम के तहत इनको गठित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से कितनों में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है? कितनों में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है? यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तब भी होगा। अब यदि कह रहा है यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो तब भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन होगा आपका
तीनों, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जी कह रहा है पिनाका प्रणाली को पहली बार उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। नहीं, इसकी मारक क्षमता कुछ कम है। अब ये कह रहा है इसे रक्षा मंत्रालय यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये ठीक है। अब इसमें कौन सा सही नहीं है, अब ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। यदि इसकी मारक क्षमता की बात करें, पहले की जो मारक क्षमता थी पिनाका M1 की, पिनाका M1 की जो मारक क्षमता थी कितनी थी, 38 किलोमीटर थी लगभग। और यदि M2 की बात करें तो 60 थी। ठीक है। अब यदि M3 की बात करें, पिनाका M3 की, तो इसमें कितनी है, 90 है। तो 90 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, तो ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा दूसरा वाला जो गलत है, और इसमें गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना ही, सही है सही नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया है। और ये कह रहा है लोक अदालत का अधीन निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, यह अपील योग्य है, ये गैर अपील योग्य है। इसमें लिखा, अच्छा अपील योग्य लिखा है लेकिन गैर अपील योग्य, ठीक है। लोक अदालत द्वारा दावे के आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों का सख्ती से अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। पता नहीं कितने सही हैं। तो जैसे कि हमने बताया, ये जो है अधीन निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, बाध्यकारी होते हैं और अपील योग्य नहीं, ठीक, ये गैर अपील योग्य होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका होगा 1 और 3, ऑप्शन होगा आपका केवल 2। ठीक है। चलिए इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं लिखा है इसमें, नहीं होते हैं, ये गलत है। और बाध्यकारी होते हैं, और ये जो है अपील योग्य गैर अपील योग्य है ये। ठीक, ये तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे ब्लू घोस्ट मिशन, ब्लू घोस्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है ब्लू घोस्ट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है। कौन सा सही है बताइए, कमेंट करिए। अब देखिए ब्लू घोस्ट मिशन जो है इसरो द्वारा नहीं, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, नासा द्वारा, इसरो द्वारा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना, ये आपका ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है। इसे किया गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इसमें प्रक्षेपण के बाद ब्लू घोस्ट चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 45 दिन का समय लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है महाकुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। अब जैसे कि केवल आ गया, ऐसे पॉइंटों को भी कवर कर लेंगे, गोल कर लेंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो 2023 में की गई थी या 2017 में की गई थी, तो ये की गई थी 2017 में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब है महाकुंभ मेला, तो 144 वर्षों में केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है, ये आपका ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए।
यदि महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो 144 वर्षों के बाद लगता है, और पूर्ण कुंभ की बात करें, पूर्ण कुंभ की यदि हम बात कर रहे हैं, पूर्ण कुंभ ये लगता है 12 वर्ष में, 12 वर्षों में। ठीक है। अब यदि बात करें हम अर्धकुंभ की, अर्धकुंभ की बात करें, अर्धकुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में। ठीक है। जो 12 वर्षों में लगता है पूर्ण कुंभ, ये 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन से? हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद उज्जैन है, प्रयागराज है, और कौन सा है? नासिक है। ये 4 जगह लगते हैं। तो पूर्ण कुंभ को ध्यान रखेंगे 12 वर्षों में, अर्धकुंभ को 6 वर्षों में लगते हैं, और एक महाकुंभ जो लगता है 144 वर्षों में। ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इससे अवैध मतों की संभावना समाप्त हो जाती है, सही है। इससे मतगणना की प्रक्रिया हेतु द्रुत हो जाती है, ये भी ठीक है। और इससे छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र की केवल एक सीट ही आवश्यक होती है। अभी कह रहा है कितने पारंपरिक मत पेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम के लाभ हैं? तो इसमें तीनों लाभ होंगे। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86। क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? अब देखिए परिसीमन से क्वेश्चन दो बार आ चुका है। ठीक है। एक बार तो यूपीएससी में आया था, और ये हमारी टेस्ट सीरीज में है। ठीक, पीसीएस में भी आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा आपका राष्ट्रपति के पास है नियुक्ति करने की जो शक्ति है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पिछली बार ये क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी में कि पर अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अब देखिए एक तो किया गया था 52 में, ठीक, एक किया गया था 62 में, एक किया गया था 73 में, और एक किया गया था 2002 में। तो ये अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषद का गठन किया है। 7 नहीं है, 6 हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। विधान परिषदों में कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होते हैं, 87। ठीक है। और यदि बात करें विधान परिषद में 1/3 सदस्य राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है। ये आपका ठीक होगा, डी। ठीक है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। चलिए विधानसभा द्वारा, ना कि विधान परिषद द्वारा, यहाँ परिषद लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST के लिए सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं। और सेकंड है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। और थर्ड है किसी राज्य विधानमंडल के पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अब ये कह रहा है सही नहीं है।
प्रत्येक पंचायत SC/ST के लिए सीटों के लिए आरक्षित, ये आपका सही है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों कम से कम 1/3 सीटें, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है किसी राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान कर सकता है, ये भी ठीक, लेकिन इसमें पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है इसमें? संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है, सही बात है। और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संघ और राज्य की कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी कह रहा है संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर ही कर निर्धारण का अधिकार है। संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत, और ये कह रहा है राज्य विधानसभाओं के पास तीन सूचियों में से किसी में से भी स्पष्ट करने का उल्लेख नहीं किया गया है विषयों पर कराधान कर निर्धारण की शक्ति है, तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन होगा आपका डी, संसद और विधानमंडल के पास होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संसद सत्र के क्षेत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रावसान से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते, तो सही है। अब ये कह रहा है सामान्य तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी क्षेत्रावसान के लिए सूचना जारी करता है, नहीं, यही गलत होगा। ऑप्शन होगा आपका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा किया जाता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में किया जाता है, तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा में होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखनी है। लोकसभा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, और संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है, कौन सा सही है? अब ये कह रहे हैं नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है, जैसे बताया वहाँ पे 6 महीने का समय होना चाहिए। और ये कह रहा है संविधान के केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है, ये सही है। ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं, और 1/3 सदस्य जो विशेष राज्य के लोकसभा सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कौन सा इसमें सही होगा? केवल 1, केवल 2, तीनों, या डी ऑप्शन, कौन सा राइट होगा इसमें? 1/3 सदस्य जो होंगे वो किससे होते हैं? स्थानीय निकायों से होते हैं, जैसे कि नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, तो इनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, इसमें जो होंगे वो तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी राइट होगा।
और जो 1/12 सदस्य हैं, जो 1/12 सदस्य हैं वो कैसे 3 वर्षों के स्नातक और निर्वाचित हों, ठीक है। और जो 1/3 सदस्य हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में विधानसभाओं में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्षता संविधान द्वारा अधिदेशित है। और ये कह रहा है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय सीटों का जो था लोकसभा में राष्ट्रपति दो को नाम निर्देशित करते थे अभी तक, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये जो किया गया था ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था जो 2019 में हुआ था। तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये गलत हो जाएगा और आपका पहला जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं या अहर्ताएं यानी कि योग्यता और अयोग्यताएं हैं। फर्स्ट कह रहा है उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इनकी जो आयु है सबसे पहले बता दें कि इनकी आयु जो है निर्धारित नहीं है। निर्धारित क्या है? निर्धारित नहीं है। तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय का या दो ऐसे या अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, ये ठीक है। और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्षों तक का अधिवक्ता होना चाहिए, ये ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा 2, 3 बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है। ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जो चुना जाता है वो किस में से चुना जाएगा? जो अन्य सदस्य होते हैं लोकसभा के उनमें से ही चुना जाएगा। अभी कह रहा है निवर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। नहीं करता है क्योंकि राष्ट्रपति इनकी तिथि निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगर निगम के बारे में। नगर निगम गठबंधन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि के प्रशासन के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी कह रहा है राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है। एक समान नहीं है, अलग अलग अधिनियम है, ठीक है। अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं है, तो सभी प्रकार के नहीं। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कह रहा है नगर निगम में 3 प्राधिकरण जैसे परिषद, स्थायी समितियाँ और आयुक्त होते हैं, ये ठीक है आपका। तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है और मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ये तो आपका ठीक है, ठीक है। अब यदि पहले को देखा जाए, मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का ना। तो इसमें क्या होगा आपका? नहीं, ये मंत्रियों के कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों, हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन दोनों ठीक होंगे, ऑप्शन होगा आपका सी राइट, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा है इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये गलत है। और केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य बनने के लिए अरहर होते हैं। नहीं, और भी सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री, ये सब, रक्षा मंत्री भी हो सकते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। तो केवल कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए और बाकी की वीडियो जो हैं उनके डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टेस्ट 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।